तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, तो पिछले क्लास जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग को खत्म किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का बॉन्ड होता है जहां पर एक होता है डोनर जिसके पास एक्स्ट्रा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होता है एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये जो डोनर सर आपका वॉइस लेट में आ रहा है। हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बताओ? सर आपका वॉइस लेट में आ रहा है। स्लेट में मतलब सर लेट में आ रहा है, रुक रुक के सर। रुक रुक के आ रहा है? इंटरनेट स्लो है क्या मेरा या आपका? बाकी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? देखो बोलो। नो सर, तो क्लियर है। क्लियर है ना? तो आपका थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, 1-2 मिनट ठहर जाओ, सही हो जाएगा। अभी अभी सही है बेटा? यस सर, यस सर। ओके। तो प्रपोज्ड बाय पर्किन, पर्किन ने पहले 1912 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था कि ऐसा भी कुछ अट्रैक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज जो होता है डोमिनेंट होता है या फिर डोनर होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है या फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं, देखो ये है वैकेंट ऑर्बिटल और ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये है दो इलेक्ट्रॉन और ये वैकेंट ऑर्बिटल। जब ये दो इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल पे जाते हैं तब यहाँ पर एक बॉन्ड सा बनता है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर ना, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर। तो देखो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। ये लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। जैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा उसी लुईस ने ये दिया था लुईस थ्योरी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो ए क्या होगा? लुईस बेस होगा। ए होगा लुईस बेस और बी होगा लुईस एसिड। ओके। जो डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे लुईस बेस, जो एक्सेप्ट करेगा हम उसको बोलेंगे लुईस एसिड। अब देखते हैं आगे हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। क्या एग्जांपल दिए गए हैं भाई? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है ये नाइट्रोजन का ऊपर लोन पेयर था, ये गया इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने, तो ये ऐसा कुछ बॉन्ड बन गया इन लोगों के बीच और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज नाइट्रोजन तो ट्राइवेलेंट होता है। अगर उसके साथ एक चौथा हाइड्रोजन को आप जोड़ने वाले हो तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा बिकॉज नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है पॉसिबल? 4। सिमिलरली ये देखो SO3 SO2 O3 H3O प्लस NH4 माइनस NO3 माइनस और HNO3, ये सब हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल। कहां पर नाइट्रोजन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर सल्फर बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कौन कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं ना? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। तो कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द डोनर एटम मस्ट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो वो डोनेट कर सके दूसरे एटॉम को, और एक्सेप्टर मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो जो डोनर होगा या फिर लुईस बेस होगा उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, लुईस बेस के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, और लुईस एसिड के पास, ये जो लुईस एसिड होगा इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ऐसा एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये लोन पेयर हमारा हमने पढ़ा था, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अगर आ गया तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो बहुत हो गया उस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ना? ये जो बनते हैं कंपाउंड ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब ये है नॉन पोलर कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट क्या सॉल्युबल हो गए और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हुए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ these compounds are higher than the pure covalent compounds.
बहुत इंटरेस्टिंग बात, इन लोगों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बट दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर रिजिड डायरेक्शनल, देखो हमने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल पढ़ा था, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है डायरेक्शनल। कैसा है इसका डायरेक्शन, कहां से कहां तक होता है ना, डोनर से लेकर, ये जो लोन पेयर डोनर से लेकर लोन पेयर एक्सेप्टर तक, इसका डायरेक्शन होता है लोन पेयर डोनर से लेकर लोन पेयर एक्सेप्टर तक। आप इसे एक डिनोट करोगे एरो के साथ, और एरो का तीर किस तरफ होगा, एरो का फेस किस तरफ होगा, ये बी के तरफ, लुईस एसिड के तरफ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, या पूरा ऊपर से जा रहा है, पूरा ऊपर से जा रहा है या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? अरे इजी कॉन्सेप्ट है भाई, समझ लो। The concepts, the compounds containing coordinate bond possesses high dielectric constant, ये आप बात में पढ़ोगे, सेकंड ईयर का पढ़ाई है ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, और जो कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उन लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहेगा। ये आप 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, तो तब देखते हैं क्या होता है। अभी हम इस साइड पे देखते हैं। का मतलब क्या है? क्या, किसका मतलब? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी दूसरे बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और आपके या फिर एटॉम के पास ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोन पेयर। जैसे कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद, ओके। सिमिलरली ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 6 होता है, तो ऑक्सीजन अगर वाटर में 2 बॉन्ड बना देता है, उसके पास फिर भी 2 लोन पेयर बच जाते हैं। देखो H2O होता है ना वाटर, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिए, पर यहाँ पर उसके बाद भी उसके पास 2 लोन पेयर बच गए। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं लोन पेयर का कॉन्सेप्ट। अभी देखो बाइंडिंग, ये हमने देखा है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड का कंपैरिजन। तो बाइंडिंग फोर्स आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, कोवेलेंट में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, और कोऑर्डिनेट में इन दोनों का बीच का। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड में हाई होता है, कोवेलेंट में लेस होता है, और कोऑर्डिनेट में इन दोनों के बीच का होता है। फिर कंडक्शन में आयनिक सबसे ज्यादा कंडक्टेंट होता है, कहां पर ना, सॉल्यूशन स्टेट में या फिर फ्यूज स्टेट में। ये है बैड कंडक्टर, बट ये कोवेलेंट जो सॉरी कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, इन बिटवीन, कोवेलेंट से ज्यादा कंडक्ट करता है, आयनिक से लेस कंडक्ट करता है। फिर यहाँ पर देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है बिकॉज ये खुद ही पोलर है। पोलर मतलब जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते होंगे, नॉन पोलर मतलब जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आप दिखा नहीं सकते। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में आप दिखा नहीं सकते कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, बिकॉज इन लोगों पर यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में हम बॉन्ड बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इन बिटवीन होता है सब वैल्यू, इन बिटवीन। तो यहाँ पर देखो आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में रहते हैं, और ये कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैस में रहते हैं, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप सॉलिड लिक्विड गैस हर तरह पे पा सकते हो, हर तरह में पा सकते हो। और देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इन गैस फेज एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम क्लोराइड गैस फेज में डाइमर में रहता है, और इनका स्ट्रक्चर होता है Al2Cl6। और ये लुईस स्ट्रक्चर अगर आप दिखाओगे तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली और एक एल्यूमिनियम अगर यहाँ पर आप लगा दोगे ट्राइमर बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बारे में समझ रहे हो। ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है सुमित, देखो ये इसी को बोलते हैं हम लोन पेयर। आपने जब लुईस स्ट्रक्चर बनाया ना सीखा था, तब भी मैंने लोन पेयर के बारे में समझाया था। तो यहाँ पर देखो इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम लोन पेयर बोले, और ये एल्यूमिनियम के पास डेफिशिएंसी है, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस एल्यूमिनियम को ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और इस एल्यूमिनियम को ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे बढ़ करके वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं, ऐसे करके वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अभी हम आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है फॉर्मल चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतना छोटा सा नहीं है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बड़ा सा चैप्टर है आपका, वो आपका सेकेंड ईयर में आएगा। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे।
एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो वाला चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ओके, तो अभी अपने कॉपी में हेडिंग लगाओ फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज भाई क्या किस चीज का नाम है? ये फॉर्मल चार्ज इसे क्यों बोला गया? सर चार्ज क्या कभी फॉर्मल पहन के आता है? नहीं, चार्ज फॉर्मल नहीं पहन के आता है। फॉर्मल चार्ज एक कॉन्सेप्ट होता है, नया कॉन्सेप्ट, वही लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्या है ना, बॉन्डिंग को समझने के लिए एक नया टाइप का अप्रोच दिया था। किसने दिया था ना? शायद लुईस ने ही फॉर्मल चार्जेस के बारे में पहली बार बताया था। तो यहाँ पर देखो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस एस बाई टू माइनस यू, और ये V होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए फ्री एटॉम, S होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और U होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और U होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो आपको सबका वैलेंसी याद होना चाहिए फ्री एटॉम्स का। उसके बाद आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वहीं पर गिन के निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला जरा कॉपी में लिख लो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स और माइनस लोन पेयर्स। पहले लिखो फॉर्मल चार्ज F इज इक्वल टू V माइनस एस बाई टू माइनस यू, और यहाँ पर V का मतलब क्या है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, फिर S का मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड U का मतलब है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। U का मतलब है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लिख लिया? तो अभी एक एग्जाम्पल आपका देखेंगे, आप खुद समझ जाओगे सर कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और आपको दूसरे क्वेश्चंस में इसके ऊपर दे दूंगा, बहुत सारे कंपाउंड्स में आप फॉर्मल चार्ज निकालने की जरूरत होती है हमें। जैसे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है O3, ओजोन में आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे। ओजोन होल पढ़ा है स्कूल में, उसी ओजोन में आप फॉर्मल चार्ज निकालना सीखोगे, कैसे निकालते हैं ओजोन का फॉर्मल चार्ज। तो देखो यहाँ पर गाइडलाइंस क्या दिए गए हैं फॉर्मल चार्ज डिसाइड करने के लिए। तो पहला गाइडलाइन में हमें बताया कि ये लुईस स्ट्रक्चर इन व्हिच ऑल फॉर्मल चार्जेस आर जीरो इज प्रेफरेबली 1/1 व्हिच ऑल फॉर्मल चार्जेस आर नॉन जीरो। तो जीरो चार्ज मतलब स्टेबिलिटी, तो जहां पर जीरो चार्ज आता है फॉर्मल तो उसको हम प्रिफर करेंगे जहां पर मतलब नॉन जीरो के आगे। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है कि इफ द लुईस स्ट्रक्चर हैज नॉन जीरो फॉर्मल चार्ज देन द स्ट्रक्चर विथ लोएस्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो फॉर्मल चार्ज इज प्रेफरेबल। अगर किसी भी लुईस स्ट्रक्चर में फॉर्मूला चार्ज नॉन जीरो आता है तो नॉन जीरो में से भी हमें किसे चूज करना है ना, जिसके ऊपर सबसे कम नॉन जीरो चार्ज हो, -1 हो या फिर +1 हो, जिसके ऊपर सबसे कम नॉन जीरो चार्ज हो। अगर -5 होगा और -1 होगा तो आप किसे चूज करोगे? -1 को। सिमिलरली +1 होगा या फिर +3 होगा तो आप किसे चूज करोगे? +1 वाले को। When we need to choose among several Lewis structure the similar distribution of formal charges, the structure with the negative formal charge on the more electronegative atom is preferable। तो जहां पर more electronegative atom के ऊपर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होगा उसको हम बेसी प्रिफरेबल देंगे या फिर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, रादर देन अगर किसी पॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो खास करके हमें ये फॉर्मल चार्ज वाला कंपाउंड कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है ना, स्टेबिलिटी सिखाता है, कौन सा लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो ये सिखाता है स्टेबिलिटी ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स। लिख लो अपने कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स। तो पहले हम SO2 का निकालेंगे जो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो SO2 में 3 एटॉम्स हैं, एक है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक है सल्फर। देखो ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और ये सल्फर है। तो यहाँ पर पहले हम सल्फर के ऊपर निकालेंगे।
तो आपको पता है इन सबका वैलेंसी 6 होता है, बिकॉज ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 6 और सल्फर का वैलेंसी भी 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स निकालो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं सल्फर में। फिर लोन पेयर कितने बचे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हिसाब से बचे हैं। तो यहाँ पर यार फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला डालो, तो ये हो गया +1। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसे 1 दे देता हूँ, इसे 2 दे देता हूँ। 1 पे गौर करो, यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और यहाँ पर जो लोन पेयर्स कितने हैं, 3 लोन पेयर या फिर 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर या फिर 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर मतलब 2, अरे भाई पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स आपने पढ़ा ही होगा। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हो गया फॉर्मूला चार्ज या फिर फॉर्मल चार्ज 0। तो यहाँ पर इसका स्टेबल स्ट्रक्चर क्या आ गया ना, यहाँ पर इसके ऊपर -1 अगर आप रखते हो और यहाँ पर इस सल्फर के ऊपर अगर आप +1 रखते हो, तो ये वाला इसका लुईस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा बाकी सारे पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर से। ये वाला इसका लुईस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा बाकी सारे पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर से। तो कृपया करके आपके कॉपी में ये वाला प्रॉब्लम जरूर से कीजिए। उसके बाद हम O3 के बारे में या फिर ओजोन मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है। जल्दी से भाई लोग, आप तो एडवांस बच्चे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग तो एडवांस बच्चे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ले लिया स्क्रीनशॉट या किसी ने नहीं लिया? क्या +1 कैसे निकल रहे हैं? +1 कैसे निकल रहा है सल्फर के ऊपर? तो आपने फॉर्मूला देखा है मेरे साथ, तो फॉर्मूला में डालते हैं, कैसे नहीं निकलता है देखते हैं। ओके, तो देखो ये है आपका स्ट्रक्चर और आपको सल्फर का वैलेंसी कितना पता है, 6 पता है। तो F = 6 माइनस S का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। तो -6/2, हाँ कि नहीं, देवानंद बोल रहे तो हाँ कि नहीं, -6/2। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो करो ये सर, करो 6 - 3 - 2 कितना आया, 1 या फिर +1। ओके, तो ये वाला सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का आप खुद निकालने की कोशिश करो ऐसे फॉर्मूला डाल के। फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का भी निकालो, इसका 0 आएगा और इसका -1 आएगा। जल्दी से ये वाला पेज स्क्रीनशॉट ले लो अपने फोन में या फिर जहां पर भी आप क्लास कर रहे हो। अगर कोई लैपटॉप में कर रहा है तो वहां पर विंडोज की और PTR-SC ये वाला लगा दो, ये दोनों कीज दबा दो, हो जाएगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्लियर करते हैं। अगर कॉपी में कोई लिख रहा है तो आराम से बैठ के लिखो, कोई बात नहीं, सर आपको टाइम दे रहे हैं, ऐसे मत बोलना कि सर टाइम नहीं दे रहे हैं। ओके, अभी हम शुरू करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, कि भाई बॉन्ड के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? पहला पैरामीटर होता है, ये वाला कहाँ गया भाई, ज्यादा ही जूम हो गया क्या? हाँ, तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड पैरामीटर्स बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो पहला पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है ना, 2 एटॉम जो बॉन्डेड हैं उन लोगों के बीच जो डिस्टेंस होता है, उन लोगों के न्यूक्लियस के बीच, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, तो उन लोगों के न्यूक्लियस के बीच जितना डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो देखो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटॉम्स। अगर A और B 2 एटॉम बॉन्ड हुए हैं तो A के सेंटर से आप अगर B के सेंटर तक चल के जाओगे
तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है इसी को ही हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, जो बॉन्ड बना है उसी का ही आपको लेंथ नापना है, जो बॉन्ड बना है उसी का ही आपको लेंथ नापना है। फिर तो बॉन्ड लेंथ का सर क्या यूज क्या है, आपने बॉन्ड लेंथ हमें पढ़ा दिया कि सर ये होता है बॉन्ड लेंथ, तो इसका यूज क्या है हमारे पास इसका यूज क्या है, देखते हैं यूज क्या है हमारे पास। देखो ये अगर एक एटम बड़ा हुआ बी और एक छोटा हुआ एटम ए, तो इन लोगों में क्या होगा ना, ए का रेडियस प्लस बी का रेडियस। अगर दो इक्वल एटम्स होते जैसे हमने क्लोरीन के केस में देखा, तो वहां पर ए RCl और ये RCl इक्वल हो जाता था, तो वहां पर आप सिंपली आप लिख सकते थे 2RCl। बट यहाँ पर आप 2A 2B ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको RA प्लस RB लिखना होगा बॉन्ड लेंथ को, यहाँ पर आपको RA प्लस RB लिखना होगा बॉन्ड लेंथ को। तो ये सब जो हिस्ट्री वगैरह है इसे छोड़ो। अगर आनायन और कैटायन के बीच, हाँ बेटा, अगर आनायन, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है क्यों है? क्या सर एक सर्कल छोटा था एक सर्कल बड़ा क्यों है? अरे एक एटम बड़ा है एक एटम छोटा है, आपने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सारे एटम क्या सेम साइज के होते थे? ना सर, नहीं होते ना। एक अगर हाइड्रोजन एटम हुआ छोटा सा और उसके पास एक बड़ा सा एटम हुआ किसका, क्लोरीन का, तो आप किसे, इसे बड़ा लिखोगे इसे छोटा लिखोगे, हाँ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये क्लोरीन के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर आप ये दोनों को मिला लोगे, इसे लिखोगे RCl और इसे लिखोगे RH, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेडियस ऑफ क्लोरीन, तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, BL, RH प्लस RCl। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी समझ आ गया? अगर ये दोनों आयनिक कंपाउंड बनाते H प्लस और Cl माइनस, तो इन लोगों का आयनिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ना, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ये वाला फॉर्मूला कॉपी में लिख लो, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। तो यहाँ पर आप लिख लेते RH प्लस और RCl माइनस का रेडियस, जल्दी से लिख लो। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। लिखा सबने आयनिक बॉन्ड के बारे में, और अगर बड़ा एक एटम बड़ा हो और एक एटम छोटा हो तो उन लोगों के बीच भी ऐसे आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ पे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? पहला है साइज ऑफ द एटम्स। अभी देखा कि सर एक सर्कल बड़ा होता था एक सर्कल छोटा होता था, तो साइज ऑफ द एटम बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा। एटम्स का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतना बड़ा होगा। देखो H तो कांस्टेंट है, पर यहाँ पर फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन के हिसाब से, तो HF का बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा और HCl का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। सिमिलरली HBr का बॉन्ड लेंथ और बड़ा होगा और HI का बॉन्ड लेंथ और बड़ा होगा, बहुत ही लंबा चौड़ा बॉन्ड होगा भाई। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इन लोगों के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसका बॉन्ड लेंथ और छोटा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो और छोटा होगा। देखो भाई, फिर हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ा ज्यादा होगा, उसके बाद अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ा ज्यादा होगा। वही डबल बॉन्ड, ये 0.2 और 3 इक्विवेलेंट है, ये 0.2 और 3 इक्विवेलेंट है, ये 0.2 और 3 इक्विवेलेंट फैक्टर्स हैं। ओके, ये जो है वही ये है। यहाँ पर देखो sp3 अगर हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड को डिनोट करता है और ये सबसे बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ में, फिर डबल बॉन्ड उससे छोटा होगा बॉन्ड लेंथ में, और ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा होगा बॉन्ड लेंथ में। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, जहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ा वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, जहां पर बॉन्ड लेंथ कम वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। सोचो मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर आसपास बैठे हैं तो हम लोगों के बीच बॉन्ड लेंथ कम है और हम लोगों का बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मैं कटक में हूं और मेरा दोस्त भुवनेश्वर में है तो हम लोगों के बीच बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड
स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हम लोगों के बीच, बहुत कम हो जाएगा। भाई बेसिक एग्जांपल लेके समझ लो, और जैसे जैसे हम एटॉम्स के बारे में ज्यादा जानते जाएंगे वैसे वैसे हम अप्लाई करना सीखेंगे ये सब। ओके, फिर बॉन्ड एंगल क्या होता है ना, दो बॉन्ड्स के बीच जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अगर यहाँ पर देखो बी और ए ऐसा एक सिंगल बॉन्ड बना है तो इसी एंगल को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल, ना कि आप इस एंगल को बॉन्ड एंगल बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि ये वाला एंगल बॉन्ड एंगल होगा, तो इसी एंगल को आप बॉन्ड एंगल बोलोगे। तो नॉर्मली बॉन्ड एंगल मैक्सिमम जाता है 180 डिग्री तक और मिनिमम हो सकता है 0 तक, मतलब कभी 0 नहीं हो सकता, 180 डिग्री हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 0। बॉन्ड एंगल तो 0 नहीं हो सकता और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से भी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये यहाँ पर 60 डिग्री आता है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 300 डिग्री। तो आप कभी नहीं बोलना कि बॉन्ड एंगल 300 डिग्री है, आपको बोलना है कि ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसे करके हम 180 डिग्री से कभी ज्यादा नहीं जा सकते। कभी हम 180 डिग्री से ज्यादा जा सकते हैं, सोचो जरा, आपको ये वाला एंगल लेना ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे 180 डिग्री से ज्यादा। अगर देखो मेरा ए और बी लीनियर हो गए तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट भी, ऊपर वाला पार्ट भी 180 और नीचे वाला पार्ट भी 180, तो आप जिसको लेना चाहे ले लो। प्रोट्रैक्टर देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने स्कूल में, ज्योमेट्री बॉक्स है आप लोगों के पास, तो प्रोट्रैक्टर देखो, आपको वहां से एंगल के बारे में पता चलेगा। और अगर ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है एंगल के बारे में तो आप आपके कौन से वाले टीचर एंगल पढ़ाते थे, कौन से वाले, ज्योमेट्री के टीचर से बात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये वाला मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है ना, 109.28 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल में कितना एंगल होता है, 107 डिग्री। और यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल में कितना होता है, 104 डिग्री। और यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल में होता है 120 डिग्री। और यहाँ पर BCl2 मॉलिक्यूल में होता है 180 डिग्री। ये पांचों एग्जाम्पल जरूर आपके बॉन्ड एंगल के नीचे कॉपी में होना चाहिए। 2 मिनट टाइम देता हूँ, जल्दी से ये पांचों एग्जाम्पल बनाओ और इनका बॉन्ड एंगल लिखो, जल्दी भाई जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। फिर आज बॉन्ड एंथैल्पी खत्म करेंगे और आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी कहते हैं इसे, और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आज इतना ही कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे और रेजोनेंस को अगले क्लास में रखेंगे, बिकॉज रेजोनेंस इज मोर कॉन्सेप्ट, मोर क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट देन अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है। रेजोनेंस उस सबका बाप है, तो उसको हम अगले क्लास के लिए रखेंगे, आराम से बैठ बैठ के पढ़ेंगे। भाई इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको अच्छे से समझना है कि रेजोनेंस क्या होता है। तो उससे पहले हम बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके अगले क्लास तक आ जाएंगे भाई। और आपका जॉब होता है कि कोई भी मुझे पर्सनल मैसेज में बोल देना कि सर आज आपका केमिस्ट्री क्लास रखने का डे है। अगर मैंने आज क्लास रखा है तो आप एक दिन छोड़ के अपने अल्टरनेट डेज में कोई भी एक बंदा रिमाइंड मुझे कर देना कि सर केमिस्ट्री क्लास रखिए आज। ओके, और अगर आपको किसी दिन छुट्टी लेना हो तो बात करके सब कोई छुट्टी ले लेना, कोई बात नहीं, संडे वनडे वगैरह बोल देना कि सर आज नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे। ओके, बट दुर्गा पूजा में क्लासेस होगा, रेगुलर होगा, तो वो सब आप नहीं बोलना कि तब छुट्टी लेना, तब छुट्टी नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी देखो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी होता है भाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड। ये वाला लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ bond of a particular type between two atoms in gaseous state is called bond enthalpy। तो ये वाला पॉइंट लिखो। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर एक एनर्जी है, तो एनर्जी को आप कैसे नापोगे, किलो जूल में नापोगे। और कैसे आप करते हो ना, 1 मोल के हिसाब से लेते हो तो आप इसको नापोगे किलो जूल पर मोल में। और कौन कौन से फैक्टर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बिकॉज ये एनर्जी लेता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो प्रोसेस में हीट और एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर एंथैल्पी का साइज या फिर डेल एच का साइज पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए, तो साइज ऑफ द एटम क्या डिपेंड करता है ना, स्मॉलर द साइज द बॉन्डेड एटम स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ कम हुआ, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ओके, अभी मैंने बोला कि मेरा दोस्त अगर मेरे पास है तो हम दोनों को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए,
अगर वो दूर है तो हम दोनों को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए होगा। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the bonded atoms, greater is the repulsion between the atoms and lesser is the bond dissociation enthalpy। भाई ये वाला पॉइंट पूरा दिमाग में छाप लो। जहां पर लोन पेयर्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो उन लोगों के बीच रिपल्सन होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर होगा तो वहां पर आपका बॉन्ड वीक होगा। अगर आपके पास एक वीक बॉन्ड है तो आप उसको कम एनर्जी दोगे तो वो टूट जाएगा। सिमिलरली द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड एंड हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देखो भाई, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा होगा, ऐसा होगा। पर देखो इनवर्स होगा क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में। बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का आपका इतना आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बिल्कुल उसके डबल आता है। ये अगर 348 आता है तो ये 619 आ रहा है। फिर अनदर एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच के सिंगल बॉन्ड, ये सबसे वीक होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है वो उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है पर नाइट्रोजन से वीक होता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है इन तीनों में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्रिज का जो ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको क्या ये समझाना चाहता है कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखेगा और सबसे कम बॉन्ड लेंथ रखेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखेगा और सबसे कम बॉन्ड लेंथ रखेगा। उसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, उसके बाद आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ओके, उसके बाद आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। फिर आज का आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है ना सर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ना, दो जो एटम अपने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स। तो जो दो एटम्स हैं उन लोगों के बीच कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। अगर ए के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर BO आ जाएगा 1। अगर दो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, 3 बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अगर 2 बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5। बॉन्ड ऑर्डर नीड नॉट टू बी एन इंटीजर, ये आ सकता है पॉइंट में भी। कैसे आएगा ये हम आगे पढ़ेंगे अपने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ये कैसे आया हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है भाई, इसी चैप्टर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम 2-3 क्लास में वहां तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे आया 1.5, क्यों 1 नहीं आया O2 माइनस में। सिमिलरली अगर आप F2 मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। और ये देखो ये तीनों में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। N2 में हमें बताया गया है कि 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के बीच दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3-3 बॉन्ड होते हैं। फिर CO में भी वही होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 3 से थोड़ा ज्यादा आता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर NO+ में भी बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, NO+ में भी बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। और ये वाले बात को मैं बार बार आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, ये वाले बात को मैं बार बार आपके लिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करता है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर या फिर इसको हम लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ और एक टर्म यहाँ पर आप लिख लो और यहीं पर आज का क्लास खत्म करते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर आज का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। बॉन्ड पैरामीटर्स को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस क्लासेस में जितने भी जो कुछ पढ़े, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, सब कुछ अच्छे से पढ़िए। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे रेजोनेंस। अगर कुछ डाउट हो तो सेंड करिए मैसेज। ओके बच्चों, थैंक यू। क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में एक दिन के बाद।